वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो है हमारा टॉपिक हम देखेंगे किस तरीके से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं फ्रॉम दी न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे मैंने ये एक आर्टिकल लिया, बेसिकली एडिटोरियल लिया है जो कि इंडिया की फिशरी सेक्टर के ऊपर बेस्ड है। सो आप एक बार इस आर्टिकल को पढ़ लीजिए। अभी कुछ दिन पहले मई का आर्टिकल है, ये 22 मई का आर्टिकल है। तो इसमें से देखते हैं हम किस तरीके से क्वेश्चन है और इसमें से बेसिकली हमें डेटा कैसे लेना है और अपने आंसर में यूज़ कैसे करना है, उस चीज़ को हम इसमें देखेंगे। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस आर्टिकल को यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपने पढ़ रखा है ये आर्टिकल तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। सो ये है हमारा क्वेश्चन। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. So the marine fisheries sector in India reflects a paradox where there is high aggregate output but deepening poverty and biodiversity loss. Analyze this paradox and evaluate the need for a unified national fisheries governance framework. So it is a 15 marker question. तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि हम इसके कितने पार्ट्स बनाएंगे. So let's see हम इसके कितने पार्ट्स बनाएंगे. पहला जो हमसे पूछा है कि पैराडॉक्स के बारे में हमें बताना है। इसमें 3 पार्ट्स बता देंगे। पहला तो देखिए, एक तो आपका हाई एग्रीगेट आउटपुट वाला जो पॉइंट है, इसके बारे में हम बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें बोला एनालाइज भी करना है इस पैराडॉक्स को, ठीक है। दूसरा पॉइंट बता देंगे हम कि किस तरीके से है। पहला बताएंगे कि हाई एग्रीगेट आउटपुट जो है इसको हम सब्सटेंशिएट करने के लिए बता देंगे कि इससे रिलेटेड पॉइंट कि किस तरीके से इंडिया की फिशरी सेक्टर जो है वो वन ऑफ दी लार्जेस्ट में आती है और कितना मिलियन टन इसमें आते हैं, कितना कंट्रीब्यूशन है, कुछ डेटा वगैरह इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे। सेकंड पॉइंट आएगा, इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर जो है डीप पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है, तो उसके रिलेटेड की डेटा दे देंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्यों हम कह रहे हैं कि इतना आउटपुट होने के बावजूद भी पॉवर्टी है। तो इसको इस चीज़ से सब्सटेंशिएट करने के लिए हमें थोड़ा एग्जांपल्स के यूज़ करना पड़ेगा प्लस डेटा का यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट इज़ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इसके अंदर हमें बता देंगे कि किस तरीके से इतना आउटपुट होने के बावजूद या फिर हम जब इतना आउटपुट लेके आते हैं तो कैसे इसका इम्पैक्ट जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पड़ता है। तो ये इसके 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। इनके अंदर हर एक में हम 3-3 पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम एनालाइज दिस पैराडॉक्स। हम इसके पीछे के रीज़न बता देंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिलता है। एंड फाइनली लास्ट में हम बताएंगे कि नीड जो है वो क्या है। तो बेसिकली जो रीज़न होगा पैराडॉक्स का वही नीड है, उसी की वजह से हमें नीड पड़ेगी यूनिफाइड नेशनल फिशरीज़ गवर्नेंस की। और लेकिन इवैल्यूएट बोला है तो इसके अंदर हम बता देंगे कि किस तरीके से हम जो है क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेगी जो कि इस नेशनल फिशरी गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंदर कवर की जा सकती है। इस तरीके से हम इसको बता देते हैं। चलिए अब इसका आंसर हम लिखते हैं। लेट्स राइट द इंट्रो फर्स्ट। सो मुझे तो इसमें मैंने जो है इसमें क्या करा है कि हम करेंगे ये जो हमारा हाई एग्रीगेट आउटपुट पूछा है, इनके अंदर हम डेटा जो है देंगे, ठीक है, इसको, ताकि हम अच्छे से फैक्ट्स के साथ बता सकें। सो इसका जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही सिंपल सा लिख सकते हैं हम। मेरी तरफ से जो इसका इंट्रोडक्शन है वो क्या है, दैट इंडियाज़ मैरीन फिशरीज़ सेक्टर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया, ठीक है। अब एक इसमें थोड़ा सा इनोवेटिव वर्क हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें पूछी है ना, हाई एग्रीगेट आउटपुट भी है यानी कि इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद जिसके 2 नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, डीपनिंग पॉवर्टी और बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इससे रिलेटेड हम एक वेन डायग्राम बना सकते हैं जो कि बना के देखते हैं हम किस तरीके से बनेगा। सो देखिए, तो देखिए ये है इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा। हाई आउटपुट बता दिया, इधर हमने बता दिया डीपनिंग पॉवर्टी, बायोडाइवर्सिटी लॉस, और इनके बीच का ये पैराडॉक्स है क्या, बेसिकली ग्रोथ तो देखने को मिल रही है हमें लेकिन इट इज़ विदाउट इक्विटी देखने को मिल रही है, ठीक है, साथ में बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है। अब अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता और यही क्वेश्चन पूछा होता आपसे और 10 मार्क्स का ये होता तो इसमें क्या कर सकते थे आप, ये जो आपने डायग्राम बनाया इसी के अंदर 2-2 पॉइंट्स
वेरी शॉर्ट पॉइंट, क्रिस्प पॉइंट्स में यहीं पर इनकी इससे रिलेटेड डेटा ऐड कर देते हैं। जैसे हाई आउटपुट में क्या ऐड कर सकते थे कि 3 to 4 मिलियन टन्स जो है वो मैरीन कैप्चर होता है, ठीक है। 1% कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP या 5% कॉन्ट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर GDP यही लिख देते हैं आप हर एक में, इन तीनों के अंदर में, ठीक है। बट ये 15 मार्क्स क्वेश्चन है, ऊपर से एनालाइज करने को बोला है, तो इनको हम अलग अलग से इसकी हेडिंग बनाकर इसको अलग अलग से यहाँ पे तीनों को करेंगे, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं इसमें हाई आउटपुट के बारे में लिखते हैं। तो देखिए हाई आउटपुट में हमने क्या लिखा, 3 to 4 मिलियन टन्स ऑफ मैरीन कैच एनुअली, 1% कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP एंड 5% टू एग्रीकल्चरल GDP एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ मैरीन प्रोडक्ट्स लाइक द श्रिम्प फैच फॉरेन एक्सचेंज। अब जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर जो आप एडिटोरियल पढ़ोगे तब आप जो है ये देखना, ये जो डेटा है ये उसके अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये वाला डेटा उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, मैंने अपने आप से अलग से लिखा है। बट अगर बात करें एक्सपोर्ट्स के बारे में तो ये जो श्रिम्प है इसके बारे में काफ़ी कुछ इसमें दे रखा है कि कितना केजी का श्रिम्प जो है वो कैप्चर करते हैं, तो उसमें से बहुत ज़्यादा जो है बाई कैच निकलता है, इस चीज़ के बारे में दे रखा है। तो श्रिम्प कैच क्यों करेंगे, इतना ज़्यादा कैच करने की ज़रूरत है, तो डोमेस्टिक नीड्स है, इसके अलावा क्या करना है, एक्सपोर्ट। तो जब हम आर्टिकल्स एडिटोरियल्स को डिटेल में पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करके पढ़ते हैं, तो उस तरीके से अपने आप उसमें से हमें पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। तो ये जो है तीसरा पॉइंट हम उसमें से इस तरीके से निकाल सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स भी तो करते हैं हम, ठीक है, श्रिम्प का, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलेगा। अगर डेटा पता हो इसमें तो लिख सकते हैं, लेकिन हर एक में डेटा ठूसना नहीं होता हमें, तो 1-2 डेटा दे दो, 1-2 एग्जाम्पल दे दो, और इस तरीके से हमें करना है, क्योंकि इतने डेटा हम याद रख ही नहीं सकते हैं। जो मेन है जो हमें लंबे टाइम तक याद रह सकते हैं, हमें बस उनके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये एक तो वैसे भी चेंज होता रहेगा, बट ये जो है इतना चेंज नहीं हो सकता है। इसकी जो है अगर हम ध्यान से आर्टिकल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसकी जो ये मैक्सिमम पोटेंशियल यील्ड तक जो है ये पहुंच चुका है। तो मैक्सिमम इतनी है, तो इससे ज़्यादा, इससे कम ही हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, इससे कम, उससे ज़्यादा इफेक्ट इस पर ज़्यादा पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हाई आउटपुट का। इसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, दैट इज़ व्हाट, डीपनिंग पॉवर्टी। अब इसके भी पॉइंट्स इसी आर्टिकल के अंदर बहुत अच्छे से 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, उनमें से आप कोई भी 2-3 निकाल लीजिए और अपने आंसर में लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं इसमें, देखते हैं अब डीपनिंग पॉवर्टी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स दे सकते हैं। सो पहला है स्मॉल स्केल फार्मर्स, जो कि कितना कंट्रीब्यूशन इनका 90% जो है, ठीक है, दैट इज़ दे कैप्चर ओनली 10% ऑफ द टोटल कैच। तो बाकी का कौन कैच कर लेता है, जो आपके मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स वगैरह है वो यूज़ कर लेते हैं, जो बड़े फिशरमैन्स होते हैं, जो कंपनीज आती हैं वो ले जाते हैं सारा का सारा कैश। तो इनकी जो परसेंटेज है वो तो 90% है, लेकिन कैच सिर्फ 10% कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है इसकी 3/4 जो है फिशरमैन की जो फैमिलीज़ हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, ठीक है। तो ये बता रहा है, ये सारा सब्सटेंशिएट कर रहा है हमारे आंसर को कि हाँ देखिए इतना हमारा मैरीन फिशरीज़ जो है इतना वन ऑफ द लार्जेस्ट के अंदर में आता है, बट स्टिल यहाँ पर जो है फार्मर्स जो है स्मॉल फार्मर्स, उनको पॉवर्टी फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। फिर आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स जो है वो लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि स्मॉल फार्मर्स जो है कुछ करते नहीं अपनी तरफ से, वो लेके आते हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स अपनी तरफ से, न्यू नेट्स वगैरह, मशीन्स वगैरह, लेकिन जब वो लेके आते हैं तो उनकी कॉस्ट तो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बजाय कि उनके जो कैच होते हैं वो इतने नहीं बढ़ पाते जितनी इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गए इसके 3 पॉइंट, इसमें से 3 पॉइंट लिख दिए मैंने यहाँ पे, आप इनमें से 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला तीनों पॉइंट्स जो है ये एडिटोरियल के अंदर में बहुत अच्छे से मेंशन है, एज इट इज़ उनमें से उतार के आप इसको अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। अब देखिए थर्ड पार्ट पे है बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगर इस आर्टिकल में से देखें तो हम ये लाइन बहुत अच्छे से मेंशन है कि किस तरीके से जो ट्रोलिंग है, अगर 1 kg श्रिम्प पकड़ रही है ट्रोलिंग की मदद से ये, तो उसमें से जो है 10 kg तो आपका बाय कैच होता है। और ये जो बाय कैच है इसमें होते क्या हैं, जो नॉन टारगेट स्पीशीज़ होती है वो होता है, और जो आपकी जुवेनाइल फिशेज़ होती है वो होती हैं। और ये बाद में क्या होता है, ये डाई हो जाती है और इनका कोई यूज़ ही नहीं रह पाता, ना इनको इतने अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो वो इतना का जो इसका बाय कैच निकला वो सारा का सारा डिस्कार्ड करना पड़ता है, कोई काम का ही नहीं रहता है वो, ठीक है। सेकंड है कि हैबिटेट डैमेज जो है वो किस तरीके से होता है, किस वजह से होता है, ट्रोलिंग की वजह से होता है और परसाइन की वजह से होता है। ये चीज़ मेंशन की गई है, ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है, अपने आप से ऐड की गई है। नेक्स्ट इज़ डैमेज द रीफ्स
फूड वेब्स, ये भी आराम से इसमें मेंशन की गई है। रीफ्स में कोरल रीफ्स डैमेज हो जाती है, जो इनके हैबिटेट होते हैं फिशरीज़ के वो यहाँ पे हो जाते हैं, जूनाइल फिशेस भी जो है ख़तरे में पड़ जाती है, ये भी डाई हो जाती है। तो ये सारा पॉइंट्स जो है इसमें 3 पॉइंट्स लिखने थे, लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके रीजंस क्या हैं बिहाइंड दी पैराडॉक्स। चलिए अब देखते हैं इसके रीजंस बिहाइंड दी पैराडॉक्स के रीजंस। सो पहला आएगा फ्रेगमेंटेड एंड सेक्टोरल गवर्नेंस। Marine fisheries are a state subject leading to variation in the laws, policies and enforcement capacity. So इसके बारे में भी एडिटोरियल के अंदर दे रखा है कि हर एक स्टेट की खुद का जो एक रेगुलेशन एक्ट बना रखा है इन्होंने, मैरीन फिशरीज रेगुलेशन एक्ट समथिंग। सो इसकी वजह से क्या होता है, हर एक स्टेट है, अब हमारी कोस्टल स्टेट ये है इस तरीके से, इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटो, इधर गुजरात से लेके इधर से लेके नीचे तक, और इधर वेस्ट बंगाल से इधर से लेके नीचे तक, हर एक स्टेट का खुद का इनका जो है। तो अगर ये है तो इसकी वजह से क्या है, फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, कोई कुछ लॉ बना रहा है, कोई किसी चीज़ से कोई डिफरेंट लॉ बना रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हमारे पास में आगे हम इसको अपने पॉइंट पे दे सकते हैं कि इसीलिए हमें जो एक नेशनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। ठीक है, सो पैराडॉक्स में यहाँ समझ में आया पहला कि अलग अलग यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे अलग लॉज, अलग पॉलिसीज़, हर एक स्टेट के खुद के अलग अलग चीज़ें बना रखी है इन्होंने। नेक्स्ट है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्पीशीज़ है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, श्रिम्प जो वो कलेक्ट कर रहे थे उनको ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, वो ओवर फिश कर देते हैं। क्यों करते हैं? तो वही सिंपल सी बात है कि ग्लोबल डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से उनको करना पड़ेगा। लेकिन इधर ओवर फिशिंग तो कर देते हैं, लेकिन वही बात है स्मॉल फार्मर्स को तो इनमें से मिल ही नहीं रहा कुछ भी, जिसकी वजह से क्या आ रही है, पॉवर्टी आ रही है इंडिया के अंदर। इन फार्मर्स ये पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं, लेकिन इधर एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में हम ओवर फिशिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज़ ग्रोथ ऑफ मैकेनाइज्ड ट्रोलर्स। इन मैकेनाइज्ड ट्रोलर्स आने की वजह से जो ट्रेडिशनल फिशरमैन जो यूज़ करते थे मेथड्स नेट वगैरह का, तो वो सब धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये ख़त्म हो रहे हैं, इनके मेथड्स ख़त्म हो रहे हैं, तो इनके पास मेथड्स नहीं है, इनके पास मेथड्स नहीं है तो ये इतने कैच नहीं कर पाएंगे, तो ओबियसली पॉवर्टी में तो जाएंगे ही जाएंगे, मनी नहीं ले पाएंगे, लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे अपना। ठीक है, और वहीं पर ये जो है मैकेनाइज्ड ट्रोलर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, हैबिटेट लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, कोरल रीफ्स डैमेज होती है, एक्सेट्रा सो मेनी थिंग्स। ठीक है, फिर इनको देख के जो है ये मैकेनाइज्ड ट्रोलर्स को देख के ये सोचते हैं कि चलो भाई हम भी कुछ थोड़ा सा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, ये लेके आते हैं इक्विपमेंट्स, लेकिन इनकी जो इक्विपमेंट्स ख़रीदने की कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है जितना कि कमा पाते हैं उस कैचिंग करके, फ़िशेज़ को कैचिंग करके। ठीक है, सो एक ये चीज़ यहाँ पे पैराडॉक्स हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है कोई इंडिया की तरफ से, एक देखी जाए, जिसमें ना कोई कैच लिमिट फ़िक्स कर रखी है, ना ही कोई प्रोटेक्शन के लिए बना रखा है, ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए प्रोटेक्शन की कहाँ तक आपको जो है फ़िशिंग करनी है, किस लेवल तक करनी है, किस एरिया तक करनी है, इस तरीके का कोई लॉ बना ही नहीं रखा है, कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी है ही नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट है कि जो कोस्टल पोल्यूशन है उसकी वजह से हैबिटेट लॉस होता है, डिज़ास्टर्स जो है जैसे साइक्लोन आते हैं, और जो सी लेवल राइज़ है, इन सब की वजह से भी जो है इम्पैक्ट होती है फ़िशरीज़। सो इनके मिटिगेशन के लिए, अडेप्टेशन के लिए कुछ ना कुछ हमें लॉज या पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम इन सब को यहाँ पर सही कर पाएँ, फ़िशरीज़ का जो बेनिफिट है हम पूरा अच्छे से ले पाएँ। ठीक है, अब इसके आगे का लास्ट पोर्शन देखते हैं हम इसको किस तरीके से कवर करें। चलिए अब लास्ट वाला पोर्शन देखते हैं, दैट इन दिस लाइट जो हमने देखा कि जो रीज़न थे पैराडॉक्स की, इन सब रीजंस की वजह से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नीड है किसकी, एक नेशनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क की। और ये किस तरीके से हम ला सकते हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से ला सकती है, बाय हैविंग अ यूनिफॉर्म मिनिमम लीगल साइज़। जो फ़िशिंग की नेट्स होती हैं उनका फ़िक्स कर दिया जाए साइज़, जैसे कि अबव 25 mm, ताकि उसके अंदर जो छोटी फ़िशेज़ हैं वो ना आए। अगर बड़ा होगा नेट तो उसमें से छोटी फ़िशेज़ जो आएंगी वो उसमें से आराम से निकल जाएगी। वहीं अगर यही नेट जो है छोटा होगा इसका साइज़ mm में, तो छोटी फ़िश भी फंस जाती है इसके अंदर, जो जुवेनाइल फ़िशेज़ होती है, और फिर वो बाद में मर जाती हैं। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर यूनिफॉर्म एक लीगल साइज़ जो है वो बना दें। नेक्स्ट इस फ़िशिंग गियर रिस्ट्रिक्शंस लगवा दी जाए, क्लोज्ड सीज़न हर एक सीज़न के अंदर ना करी जाए, जब बहुत कम हो फिशरीज़ ब्रीडिंग जो है, तब उस टाइम पे जो है सीज़न जो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे क्लोज़ कर दी जाए फ़िशिंग कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ताकि वो भी जो है आगे अपना रीजनरेट अगर कर सके, अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड कैच लिमिट्स, कितनी कैच करनी है, जैसे
कितनी कैच करनी है, ठीक है, ये जो है गवर्नमेंट फिक्स करके बता दे। अलाइनिंग विद SDG 14, जो कि क्या होता है आपका लाइफ बिलो वाटर, उस चीज़ के साथ अलाइन करके एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाया जाए जो है आपकी क्लाइमेट एडेप्टेशन की इन फिशरीज़ के अंदर में, ठीक है। सो ये तो 6 पॉइंट्स है, ये तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए जो कि उस एडिटोरियल के अंदर लिखे हुए थे, वो मैंने यहाँ सारे लिख दिए हैं, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं है कि आपको 6 के 6 लिखने, क्योंकि अगर आप देखोगे इस आंसर को तो 6 पॉइंट्स ये हो गए, इधर से 5 पॉइंट ये हो गए, 3 पॉइंट्स ये होते, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इतना लिख ही नहीं पाएंगे हम एग्ज़ाम के अंदर। सो हमें ये तो हमने एडिटोरियल में से जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने लिख के बताए। अब पेपर में आपको क्या करना है, 2 पॉइंट्स इसमें से लिख दिए, 2 पॉइंट्स इसके लिख दिए, 2 पॉइंट्स इसके लिख दिए, यहाँ तक तो आपका पेज कवर हो ही जाएगा। इसके बाद रीजंस के अंदर में आप 3 या 4 पॉइंट्स दे सकते हैं। इसके अंदर में आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो है ऐसे फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स जो है यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है, इसको और अच्छा आंसर को बनाने के लिए। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना है हमें, दैट इज़ दिस फ्रेमवर्क। ये जो एंड फ्रेमवर्क है ये इंश्योर करेगा कि यहाँ पर एक बैलेंस होगा बिटवीन इन 3 चीज़ों के बीच में। और ये 3 चीज़ें कौन सी है, इसको देखिए, आउटपुट क्या जो है था वो हमारा क्या था, इकोनॉमिक वायबिलिटी को यहाँ पर ये इससे रिलेट हो जाएगा, ठीक है। पोवर्टी के लिए क्या हो जाएगा, सोशल जस्टिस, फार्मर्स जो फिशरमैन्स हैं उनके साथ, और बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या होगा, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा। और जो पैराडॉक्स बीच में आ रहा था उसके लिए क्या ज़रूरत था, यहाँ पे एक नेशनल फ्रेमवर्क की। बट अगर हम इसको, और क्योंकि इसमें सिर्फ हमसे इतना ही पूछा था नेशनल फ्रेमवर्क का, तो हमने इतना बता दिया इसके बारे में, ठीक है। बट अगर और पूछा जाए तो इसके अंदर आर्टिकल में आप देखोगे कि 3 लेवल पर हमें काम करना पड़ेगा। नेशनल लेवल पर जो है वही नेशनल फ्रेमवर्क स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, स्टेट लेवल पर भी काम करना पड़ेगा हर एक स्टेट को अपने ऊपर, और जो कंज्यूमर्स बेसिकली है उनका भी काफ़ी बड़ा रोल रहेगा कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जो कि अलाउड नहीं है, तो कंज्यूमर जो है वो मना कर दे डायरेक्टली कि भाई हम आपसे ख़रीदेंगे ही नहीं, तो इस तरीके से वो आप आर्टिकल पढ़ेंगे तब आप उसमें दिख जाएगा। सो दिस वॉज योर कंक्लूजन। सो देखो एक बार इसको, ये था आपका आर्टिकल एडिटोरियल, इसके अंदर से जो मेन पॉइंट्स हैं ये मार्क किए हुए हैं, और एग्जाम्पल में साइड में आप इसके क्वेश्चन आंसर राइटिंग के साइड में लिख सकते हैं कि जो न्यूजीलैंड का कोटा मैनेजमेंट सिस्टम है, एज ए एग्जाम्पल की तरह आप अपने किसी और क्वेश्चन में है इससे रिलेटेड तो इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे इंडिया का जो है सक्सेस स्टोरीज भी बताई गई है कि केरला ने जब जो है यूज़ किया मिनिमम लीगल साइज तो इतना % जो है सिंगल सीजन के अंदर में इनकी जो कैच है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है ये अपना आंसर राइटिंग जहाँ पे भी करेंगे उसी के पास में लिख लो, ठीक है, ताकि जब आप इसको रिवाइज़ करोगे तो इसके मेन पॉइंट्स, इस आर्टिकल के मेन पॉइंट्स आपके पास में होंगे ऑलरेडी, ठीक है। और इससे जो इस आंसर के अंदर जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उनको यहाँ पे लिख लिया करो, ताकि जब पढ़ो तो सारे पॉइंट्स एक साथ आपको यहाँ पर याद आ जाए, ठीक है। सो पहले हमने लिखा इंट्रोडक्शन, एक डायग्राम के थ्रू हमने बता दिया इसके अंदर में, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा था उससे रिलेटेड हमने ये डायग्राम बना दिया। अगर इस तरीके का कोई और क्वेश्चन होता, कुछ और होता, तो हम इसके अंदर में बेसिकली इंडिया का मैप बना के यहाँ पर बता सकते थे कि कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बट वो क्वेश्चन के टाइप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये वेन डायग्राम बन सकता था, तो हमने यहाँ पर ये बना दिया। आफ्टर दैट हमने हाई आउटपुट का बताया, डीपनिंग पॉवर्टी का बताया, नेक्स्ट हमने बताया रीजंस बताए, बायोडाइवर्सिटी का बताया, और लास्ट में हमने इसका नेशनल फ्रेमवर्क किस तरीके से लाया जा सकता है, एंड लास्ट में इसका कंक्लूजन। सो यहाँ तक जो है हमारा इसका आंसर था। फाइन, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।